चैप्टर पढ़ा दिया था और मैंने चाहा कि इसमें से टेस्ट किया जाए और मैंने 15 क्वेश्चन इनके दिए हैं और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक। आप उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको जो तैयारी आपने की है एहसास होगा कि आपने कितनी तैयारी की है, कितने पानी में है आप। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करिए और बोर्ड एग्जाम में इनमें से सीधे सट आने वाले प्रश्न है, तो इसलिए मैं इनको सॉल्व कराता हूँ। ये 15 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है H3PO3। H3PO3 का नाम है फॉस्फोरस अम्ल। फॉस्फोरस अम्ल के गर्म करने पर कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, यानी ये असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। तो इससे दो उत्पाद बनते हैं, फॉस्फीन और फॉस्फोरिक अम्ल, दोनों ही बनते हैं। तो इसमें इसका ऑप्शन सा रहेगा आ व दोनों ही रहेंगे। फॉस्फीन भी बनता है और फॉस्फोरिक अम्ल भी बनता है। जब इसको गर्म करेंगे H3PO3 को, तो गर्म करने पर ये फॉस्फीन और फॉस्फोरिक अम्ल इसमें असमानुपातन हो जाता है। क्या हो जाता है? असमानुपातन। H3PO3 का H3PO4 में ऑक्सीकरण, H3PO3 का PH3 में अपचयन होता है। तो दोनों अभिक्रियाएं एक ही पदार्थ दर्शा रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया असमानुपातन होगी। ठीक है, तो इसमें सा ऑप्शन रहेगा। When H3PO3 phosphorus acid become warm, give what product detect? तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनाएगा, कौन से? फॉस्फीन एंड फॉस्फोरिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रस अम्ल को गर्म करने पर कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? When nitrous acid become warm to give what products detect it? पहला है नाइट्रिक अम्ल HNO3, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड और सब दोनों, यानी इसमें दोनों ही रहेंगे। आप तो नाइट्रस अम्ल HNO2 को गर्म करेंगे तो इससे दो उत्पाद बनेंगे, एक तो बनेगा HNO3 और दूसरा बनेगा NO। ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड दोनों बनेंगे, तो इसमें ये रहेगा सा। PCl5 क्रियाशील होता है, क्यों? PCl5 ये रिएक्टिव वाई, देखो इसमें अच्छी और निरक्षी बंधों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होने से आ ऑप्शन है, वह विकृताकृति होने से सा, त्रिकोणीय द्विप्राइमरी ज्यामिति में भिन्न भिन्न बंधों में प्रतिकर्षण के कारण, और ध आ व स दोनों। तो आप देखिए इनमें से चार ऑप्शन में से देखो अच्छी व निरक्षी बंधों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होने से इससे भी होती है क्रियाशीलता, और त्रिकोणीय द्विप्राइमरी ज्यामिति में भिन्न भिन्न बंधों में प्रतिकर्षण के कारण ये भी होता है। तो इसमें द ऑप्शन रहेगा, यानी आ और स दोनों ही इसमें आएंगे। ओके, PCl5 is reactive while due to repulsion arise between axial and non-axial bonds due to distorted shape due to repulsion between different bonds of triangle bipyramidal geometry। तो इसमें A एंड C दोनों ही ऑप्शन रहेंगे, यानी यहाँ डी ऑप्शन आएगा। XeF4 के जलपटन से मुख्य उत्पाद कौन कौन से बनते हैं? इसमें XeF4 जीवन टेट्रा फ्लोराइड के जलपटन, जलपटन का मतलब हाइड्रोलिसिस, जलपटन का मतलब हाइड्रोलिसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, उत्पाद बनेंगे? तो देखिए इसमें चार ऑप्शन में से XeO3 मुख्य उत्पाद बनता है। XeO3 का नाम है जीनोन ट्राई ऑक्साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, XeF6 के आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन का मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से कौन कौन से उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनेंगे? तो देखो XeO2F2 भी बनता है, XeOF4 भी बनता है, हाँ वह दोनों ही बनेंगे इसमें। ठीक है, जीनोन डाई ऑक्सी डाइक्लोराइड भी बनता है, जीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड भी बनता है। तो इसमें सी ऑप्शन रहेगा, ए एंड बी दोनों रहेंगे। NaOH, देखो क्वेश्चन नंबर 6, NaOH ठंडा व
ठंडा का मतलब होता है कूल एंड तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। दोनों की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl भी बनेगा और साथ में खाली जगह में क्या बनेगा, H2O में रिक्त स्थान में बनने वाला पदार्थ क्या होगा। कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच react occur between NaOH, cool and dilute and chlorine gas to form NaCl and fill in the blanks this and H2O। तो यहाँ डॉटेड जो स्थान है ना fill in the blanks, इसमें आपको क्या भरना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भरना है। क्या भरना है, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर मैं यहाँ पर गर्म व सामग्री लेता तो क्या बनता, ये बनता। यहाँ वार्म एंड कंसंट्रेट NaOH लेता तो NaCl बनता है, लेकिन यहाँ पर ठंडा व तनु NaOH है तो यहाँ पर NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड ये बनेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निर्मित गैस कौन सी होती है। Give the name of prepared gas by the reaction between sulfur and sulfuric acid। सल्फर डाइऑक्साइड SOCl2 SO2Cl2, इसमें पहली वाली गैस बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ये गैस बनेगी। MnO4 माइनस परमैंगनेट एनाइन के लिए सही कथन है ट्रुथ स्टेटमेंट। अच्छा, सही कथन नहीं है तो स्टेटमेंट डज नॉट अलाउ फॉर परमैंगनेट एनाइन। परमैंगनेट एनाइन के लिए कौन सा इसमें ट्रुथ स्टेटमेंट नहीं है, यानी सही कथन नहीं है। देखो, चतुष्फल की ज्यामिति इसकी होती है और अनुचमकी प्रकृति ये नहीं होती, तो यही है, कथन नहीं है, यानी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। वो पूछ रहा है प्रतिचमक की प्रकृति होती है, बैंगनी रंग होता है, चतुष्फल की ज्यामिति होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर इसकी नहीं होती, डायमैग्नेटिक नेचर होती है और वॉयलेट कलर होता है इसका। ठीक है, लेकिन ये अनुचमकी प्रकृति नहीं होती। ऐसा क्यों, देखिए मैग्नीज से यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ऐसी इसकी संरचना होती है। आप जानते हैं कि MnO4 परमैंगनेट एनाइन में मैग्नीज के बाह्य संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, OH235, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 2 और 5 7 हो गए, तो 7 इसमें बंद बन रहे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बंद बनाने में इसके 7 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो कोई आयोनिक इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होने से इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक होगी। तो फिर कथन सही नहीं है, तो अचुंबकीय नहीं है, तो अचुंबकीय प्रकृति इसका सही कथन नहीं है। और चतुष्फल की ज्यामिति हो गई भैया, और इसका कैसा कलर होता है, यानी MnO4 माइनस किसमें होता है, MnO4 में होता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा रेड मेडिसिन कहते हैं, लेकिन रंग होता है इसका बैंगनी। कैसा रंग होता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए अनुचुंबकीय प्रकृति नहीं होती इसकी, कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय होती है इसकी। कैसी प्रकृति होती है, प्रतिचुंबकीय, यानी डायमैग्नेटिक होती है। कैसी नेचर होती है इसकी, डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 9, MnO4 माइनस मैग्नेट एनाइन के लिए सही कथन कौन सा है। MnO4 माइनस 2 का नाम है मैग्नेट एनाइन, इसके लिए कौन सा ट्रुथ स्टेटमेंट है। ऑक्सीकरण अवस्था का समानुपातन दर्शाना, डिस्प्रोपोर्शनेशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंटिंग, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक नेचर, ऑल ऑफ द अबव। सारे इसके सही हैं, यानी इसकी चतुष्फल की ज्यामिति होती है। ठीक है, और दूसरी बात यह चतुष्फल की ज्यामिति के अलावा देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। MnO4 -2 मैग्नीज से
एक प्रकार में से आ जाएगा, एक इस पर आ जाएगा, बाकी इस तरह से व्यवस्था बन जाएगी। मैग्नीज के 22 ग्लूकोज में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 7 कितने होते हैं? 7। वैसे देख लो 2 8 8 7, ऐसे देख लो 2 8 10 8 18 18 7 25 22 ग्लूकोज में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 4 बंद यहाँ बनने हैं, 2 बंद यहाँ बनने हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त रह जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन अयोनित इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी मतलब प्रकृति अर्धचुंबकीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अर्धचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। आप लोग कहाँ ध्यान दे रहे हो भाई? इधर ध्यान दो ना, अपनी बातों में खुले हुए। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर होती है इसकी। कैसी होती है? और चतुष्फल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर होगी, ठीक है। और आपको पता है ये समानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। ध्यान रहे, ये जब MnO4 -2 टूटता है अम्लीय माध्यम में, तो ये MnO4 माइनस और MnO2 में टूटता है। ध्यान है कि नहीं? मैग्नेट एनायन डिस्प्रपोर्शनेट इनटू परमैंगनेट एनायन एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, इसका इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसका इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ MnO4 माइनस का MnO4 माइनस, देखो -2 से -1 एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और MnO4 -2 का MnO2 ऑक्सीजन कम हो रही है, तो रिडक्शन यानी अपचयन हो गया। तो एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अपचयन होता है, तो उसको कहते हैं असमानुपातन। तो यहाँ ये असमानुपातन हो रहा है। क्या हो रहा है? असमानुपातन यानी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके सारे इसमें गुणधर्म होंगे, उपरोक्त सभी। कौन सा रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा इसका। एकमात्र प्लस 4 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले F ब्लॉक के कौन से धातु हैं? F ब्लॉक का कौन सा धातु है जो ओनली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंटेड करने वाले मेटल है? सीरियम भी है, सीरियम +4 दर्शाता है, और थोरियम भी है, ठीक है। दोनों है, तो इसमें का ऑप्शन लगा हुआ वह दोनों, ठीक है। ध्यान रखना, ज्यादातर सीरियम को करते हैं, पर वो आपको एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम का भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन कम बनता है, सीरियम ज़्यादा बनता है, सीरियम का बुक में भी देखा है। H3PO2 की प्रबल अपचायक प्रकृति होती है। कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होती है। इसकी क्षारकता कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ अपचायक आ जाएगा। अपचायक यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? इसकी 1 होगी, ठीक है। कितनी होगी? क्या 2 होगी? बताओ। देखिए भाई, H3PO2 की संरचना मैं बना रहा हूं ऐसे, P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये OH हो जाएगा, और बाकी ऐसे बन जाएंगे। अब आप देखो इसमें OH कितना है? 1 है ना, 1 यहाँ पर OH होने से यहाँ से 1 प्रोटॉन निकल जाएगा इसमें से, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? क्षारकता यानी बेसिसिटी 1 हो गई। लेकिन अपचायक गुणधर्म इसका, इसमें पाए जाने वाले 2 P सिंगल बॉन्ड H बंध है। 2 P सिंगल बॉन्ड H बंध पाए जाने के कारण इसकी कैसी प्रकृति होती है? अपचायक। अपचायक का मतलब है रिड्यूसिंग, अपचायक प्रकृति का मतलब है रिड्यूसिंग नेचर होती है इसकी। ऐसा क्यों? अरे भाई यहाँ से एक बार टूटेगा, 2 हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन से दूसरे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, इसलिए इसकी अपचायक प्रकृति होती है।
बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। H2SO5 में एक कौन सा लिंकेज होता है भैया? कौन सा लिंकेज होता है? पेरोक्साइड लिंकेज पाया जाता है। कौन सा? पेरोक्साइड लिंकेज होता है। सल्फर की ऑक्सीजन अवस्था उसमें 6 होती है। देखिए ऐसी संरचना होती है इसकी, इस टाइप से, ऐसे इसमें लिंकेज होगा, ठीक है, ऐसी संरचना होगी इसकी। आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी इसमें? 1 2 3 4 5। तो इसमें ये लिंकेज पाया जा रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, इसको बोल रहे हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है। ओके, इसका नाम है पेरोक्सी मोनोसल्फिक अम्ल। पेरोक्सो मोनोसल्फिक अम्ल के अलावा इसको कैरो अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरो अम्ल, कैरो एसिड। सबसे अधिक कर्ण एंथैल्पी कौन से धातु की होती है इसमें? इसमें सबसे अधिक कर्ण एंथैल्पी क्रोमियम की होती है। इसकी यानी कर्ण एंथैल्पी का मतलब होता है एटोमाइजेशन एंथैल्पी। मोस्ट ऑफ द एटोमाइजेशन एंथैल्पी कौन से मेटल की होती है? कौन से मेटल की सबसे ज्यादा एटोमाइजेशन एंथैल्पी होगी? तो वो है क्रोमियम की। क्यों होगी? क्योंकि इसमें आयोनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे ज्यादा। क्रोमियम में आयोनिक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4s1 और 3d5, यानी इसमें आयोनिक इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 5 तो ये हो गए डी में और 1 हो गया एस कक्षक में। तो आयोनिक इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे तो 6 आयोनिक इलेक्ट्रॉन, सर्वाधिक आयोनिक इलेक्ट्रॉन इसी में होते हैं पूरी संक्रमण धातु में। इसलिए इसकी सबसे ज्यादा कर्ण एंथैल्पी होगी और धात्विक बंध सामर्थ्य भी सबसे ज्यादा इसकी होगी। यानी मेटालिक स्ट्रॉन्ग नेचर भी इसी की होगी। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नेचर इसकी होगी। परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी धातु की होती है? वो होती है मैंगनीज की। मैंगनीज धातु की होती है, ये तुम्हें पता है, +2 से +7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मिश्र धातु का संगठन का उपयोग। मिश्र धातु का संगठन आपको पता ही होगा, लगभग 95% लैंथेनाइड धातु, लगभग 5% आयरन और लेस मात्रा यानी स्मॉल अमाउंट में सकासी का आलू यानी सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनसे जो निर्मित मिश्र धातु होती है इसको मिश्र धातु, मिश्र मेटल कहते हैं। इसका उपयोग बंदूक की गोली, फ्लिंट, कवच बनाने में किया जाता है। ठीक है, गन मेटल यानी गन बुलेट्स बनाने में इसका यूज करते हैं। ये ट्रांस यूरेनियम धातु का नाम हेड प्रतीक लेना है। वन ट्रांस यूरेनियम मेटल एंड सिंबल आपको देना है, तो वो कौन सा होगा? नेप्टूनियम। कौन सा? नेप्टूनियम आप दे सकते हैं। संक्रमण मिश्र धातु बनाते हैं क्यों? ट्रांजिशन मेटल प्रिपेयर एलॉयस वाई। इसका मुख्य कारण है संक्रमण धातुओं के आकार, परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज रिटेन ट्रांजिशन मेटल्स, सो दीज आर सब्स्टिट्यूट टू इजीली, यानी एक दूसरे को आसानी से क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं। इसलिए संक्रमण धातु क्या मानते हैं? मिश्र धातु। ठीक है, लैंथेनाइड संयोजन के कारण व प्रभाव बताने। कारण बताओ भाई लैंथेनाइड संयोजन के। एक तो इसमें नाभिकीय आकर्षण बल प्रभावी हो जाता है परिरक्षण प्रभाव की तुलना में। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इज मोर इफेक्टिव कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव की तुलना में नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होने से लैंथेनाइड संकुचन होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। सीरियम से ल्यूटीशियम की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के बजाय परमाणु आकार घटता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होती है परिरक्षण प्रभाव की तुलना में, इसलिए इसका आकार घटता जाता है।
तो इसका कारण मुख्य यही है कि परिरक्षण प्रभाव की तुलना में नाभिकीय आक्रमण ज़्यादा आगे होता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इज मोर इफेक्टिव कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। प्रभाव क्या है भाई, इसके प्रभाव देखो, एक तो 5वें आवर्त और 6वें आवर्त के परमाणु आकार लगभग समान हो जाते हैं। 5th एंड 6th पीरियड्स के जो मेटल हैं उनके एटॉमिक साइज लगभग समान हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, क्षारीयता घटती चली जाती है भाई। सीरियम से ल्यूटीशियम के हाइड्रोक्साइड देंगे तो क्षारीयता घटेगी, क्योंकि नाभिकीय आवर्त बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति घटेगी, तो क्षारीयता बेसिसिटी घटती जाती है। दो इसके प्रभाव हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक क्वेश्चन बी ब्लॉक D&F ब्लॉक के क्वेश्चन डाले हैं। ये मेरे स्कूल महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल देवली में टेस्ट मैंने लिया था। मैंने चाहा कि सब विद्यार्थियों को लाभ हो जाए, और शायद ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बोर्ड एग्जाम में इनमें से अधिकांश फंसेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। तो प्यारे बच्चों, कम से कम एक लाइक तो जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दूसरी बात, इन क्वेश्चन को याद कर लो। मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं। तो आप इससे जुड़िए और याद करो, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ओके बाय।